नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर साइज या फिर साइज ऑफ न्यूक्लियाई। हमने इससे पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो न्यूक्लियस होता है उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है, और बाइंडिंग एनर्जी और मास नंबर के बीच हमने क्या किया था, एक ग्राफ ड्रॉ किया था। आज हम देखते हैं कि उस न्यूक्लियस की जो साइज होती है वो क्या होता है। जैसे कि हम जानते हैं 1911 में एक फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ जिसका नाम हम क्या बोलते हैं, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने ये अज्यूम किया, ये बताया कि हमको कि जो हमारा एटम होता है उसके सेंटर में क्या होता है, कुछ मास होता है, और उस पूरे एटम का सारा मास उसके सेंटर में क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है, जिसे उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। उसे क्या नाम दिया उन्होंने, न्यूक्लियस नाम दिया। और ऐसा अज्यूम किया कि उस न्यूक्लियस का जो शेप है वो कैसा है, स्फेरिकल है। ऐसा उनका अजम्पशन था कि उस न्यूक्लियस का शेप कैसा है, स्फेरिकल है। अगर उस न्यूक्लियस का शेप स्फेरिकल है, अगर मैं उसका साइज निकालना चाहूँ कि वो स्फीयर कितना बड़ा है, अगर मुझे उस स्फीयर की रेडियस पता चल जाए तो मैं क्या निकाल दूंगा, उसका साइज निकाल दूंगा कि जो स्फीयर उन्होंने अज्यूम किया है वो कितना बड़ा है। तो इसी को करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, उन्होंने अज्यूम कर लिया कि ये क्या है, हमारा एक न्यूक्लियस है जो किससे मिलकर बना हुआ है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। ये क्या है, इसका सेंटर है। ओके, फिर क्या किया उन्होंने ये न्यूक्लियस ले लिया, कोई किसी भी एटम का न्यूक्लियस हो सकता है, उन्होंने गोल्ड का न्यूक्लियस ले लिया या फिर मैग्नीशियम का न्यूक्लियस ले लिया। तो इस न्यूक्लियस को यहाँ पर रखा और इसमें क्या किया, अल्फा पार्टिकल की बमबारी कराई, यानी अल्फा पार्टिकल का बम्बार्टमेंट कराया। तो उन्होंने क्या पाया कि कुछ अल्फा पार्टिकल तो ऐसे थे, वो क्या हो गए, कुछ एंगल में क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। ठीक, और कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो गए और 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल में क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। और कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो गए, जिस रास्ते से गए या फिर जिस पाथ से गए उसी पाथ से क्या हो गए, वापस हो गए। ओके, नाउ लेकिन यहाँ पर उनको एक बड़ी अजीब सी चीज़ देखने को मिली कि वो एटम के सेंटर तक नहीं गए। एटम का सेंटर यानी किसका सेंटर होगा, न्यूक्लियस का सेंटर होगा। यानी वो जो अल्फा पार्टिकल हैं वो कहाँ तक नहीं पहुँचे, न्यूक्लियस के सेंटर तक नहीं पहुँचे, बल्कि न्यूक्लियस के सेंटर से कुछ दूरी से क्या हो गए, वापस हो गए। ठीक है, न्यूक्लियस के सेंटर से क्या, कुछ दूरी से क्या हो गए, वापस हो गए। यहां से अल्फा पार्टिकल गया, अंदर नहीं गया, यहीं से वापस हो गया यूं करके। सिमिलरली यहां पर अल्फा पार्टिकल गया, लेकिन इससे आगे को नहीं गया, यहीं से वापस हो गया। सिमिलरली यहां से गया और यहां पर से क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। यानी उस एक मिनिमम डिस्टेंस तक गए और उसके बाद क्या हो गए, वापस हो गए, या फिर उसके सेंटर से कुछ मिनिमम डिस्टेंस में पहुंचने के बाद वो क्या हो गए, वहां से डिफ्लेक्ट हो गए, या फिर वहां से सीधे जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से क्या हो गए, वापस लौट गए। तो यहां से उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि सबसे पहली बात तो ये है कि इन दोनों के भी कौन सा फोर्स लग रहा है। ये अल्फा पार्टिकल कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। हमारा न्यूक्लियस भी कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ ने ऑब्वियस सी बात है कि जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास जाएंगे तो न्यूक्लियस इसमें क्या करना स्टार्ट कर देगा, इसको रिपेल करना स्टार्ट कर देगा अल्फा पार्टिकल को। यानी जैसे ही ये इस न्यूक्लियस की सरफेस में पहुंचेंगे वैसे ही इस पर रिपल्सन फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और ये अल्फा पार्टिकल क्या हो जाएंगे, डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो मिनिमम जो यहाँ पर रेंज निकल के आई, या फिर जो मिनिमम अप्रोच की जो अप्रोच निकल के आया कि ये अल्फा पार्टिकल मिनिमम इस न्यूक्लियस के सेंटर से कितनी दूरी तक जा सकता है, उसी को उन्होंने क्या बोल दिया, उस न्यूक्लियस की रेडियस बोल दिया। ठीक है, यानी ये अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस के कितने नज़दीक जा सकता है, या फिर इस न्यूक्लियस के सेंटर से कितने नज़दीक जा सकता है, अधिक से अधिक, उसी को उन्होंने क्या बोल दिया, उस न्यूक्लियस की रेडियस बोल दिया। और यहाँ पर अजम्पशन क्या है कि ये जो न्यूक्लियस है ये कैसा है, शेप में स्फेरिकल है। और यहाँ से उन्होंने कैलकुलेट किया कि जो रेडियस होती है न्यूक्लियस की वो फ्यू फेम्टोमीटर होती है। अब फेम्टोमीटर क्या है, 10⁻⁻15 मीटर इक्वल टू 1 फेम्टोमीटर। ओके, तो यहाँ से उन्होंने कैलकुलेट किया कि जो हमारा साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है या फिर जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होती है वो कितनी होती है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई। यहाँ से उन्होंने कैलकुलेट की वो किसकी ऑर्डर की होती है, 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर की होती है, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, फेम्टोमीटर के ऑर्डर की होती है। ठीक है, यहां से उन्होंने क्या किया, कैलकुलेट किया। ओके, ना अब हम ये देखते हैं कि जो न्यूक्लियस की रेडियस है वो मास नंबर के साथ किस तरीके से वेरी करती है।
ठीक है। मास नंबर के साथ वेरी करने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम मास नंबर की वैल्यू चेंज करेंगे, यानी हम न्यूक्लियस अलग अलग न्यूक्लियस में जा रहे हैं। मास नंबर का मतलब क्या होता है कि किसी न्यूक्लियस में टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन किसके बराबर होता है, मास नंबर के बराबर होता है। हम देखेंगे, अब हमने ये देखना है कि जो रेडियस है वो मास नंबर के साथ किस तरीके से क्या कर रही है, चेंज कर रही है। ओके, नाउ उससे पहले थोड़ा बहुत यहाँ पर देखते हैं, ये क्या है, ये इसमें क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस न्यूक्लियस में क्या हो रखे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हो रखे हैं। और एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अप्रॉक्स। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अप्रॉक्स यूनिफॉर्म है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो न्यूक्लियस का मास होगा वो भी क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, अप्रॉक्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो न्यूक्लियस का मास होता है किसकी वजह से होता है, जो न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन होते हैं या फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनकी वजह से क्या होता है, इस न्यूक्लियस का मास होता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऐसा पाया गया एक्सपेरिमेंटली कि जो न्यूक्लियस है उसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस न्यूक्लियस का मास कैसा होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो यहाँ पर हमको एक पॉइंट ये देखने को मिला एक्सपेरिमेंटली, वो क्या देखने को मिला, मास ऑफ न्यूक्लियाई इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, किसका मास, इस न्यूक्लियाई का मास। अब अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब क्या हुआ, पर यूनिट वॉल्यूम में जो मास होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, ध्यान से सुनना, अगर इसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब क्या हुआ, पर यूनिट वॉल्यूम में जो मास होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और पर यूनिट वॉल्यूम में जो मास होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इस न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, अप्रॉक्स कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हमको यहाँ से क्या पता चला, हमको पता चला कि जो डेंसिटी होती है या फिर डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस होती है वो क्या होती है, लगभग क्या होती है, कांस्टेंट होती है, अप्रॉक्स क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अब अगर मैं अज्यूम करूँ इसका वॉल्यूम v है और इस न्यूक्लियस का मास m है, तो यहाँ से डेंसिटी इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, मास अपॉन वॉल्यूम लिख सकता हूँ। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा मेरा, कांस्टेंट हो जाएगा, अप्रॉक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, मास इज इक्वल टू सम कांस्टेंट एंड मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, ये v आ जाएगा, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। ओके, अगर मैं यहाँ से कांस्टेंट है तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ जाएगा, तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, जो मास ऑफ न्यूक्लियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम के। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कौन, मास ऑफ न्यूक्लियस। इसे मैं क्या कर दूंगा, इक्वेशन 1 कह दूंगा। ओके, नाउ और एक्सपेरिमेंटली ये भी देखा गया है कि जो ये मास ऑफ न्यूक्लियस होता है वो मास नंबर के क्या होता है, लीनियरली प्रोपोर्शनल होता है। अब कैसे, देखो अभी वही कॉन्सेप्ट लगेगा दोबारा से कि जो न्यूक्लियस का मास होता है किसकी वजह से होता है कि इस न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उससे डिपेंड वो बताएगा कि जो मास ऑफ न्यूक्लियस होगा वो कितना होगा। अगर ज़्यादा न्यूक्लियाइन होंगे या फिर ज़्यादा न्यूक्लियॉन होंगे तो उस न्यूक्लियस का मास ज़्यादा होगा, अगर कम न्यूक्लियॉन होंगे तो उस न्यूक्लियस का मास कम होगा। और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन किसके बराबर होता है, मास नंबर के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मास ऑफ न्यूक्लियाई है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, मास नंबर के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ से हमको क्या पता चला, एक और चीज़ वो क्या है हमारे पास कि जो मास ऑफ न्यूक्लियाई है, क्या, मास ऑफ न्यूक्लियाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या लीनियरली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, किसके, मास नंबर। और मास नंबर को से दिखाते हैं हम कैपिटल ए से, क्योंकि जो मास नंबर ए होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँगा मास नंबर की, मास ऑफ न्यूक्लियर की जो कितना आ जाएगा हमारे पास, कैपिटल M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए आ जाएगा। सो इट इज इक्वेशन नंबर 2। ये क्या है, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और ये क्या है, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को देखूं तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि अगर मास वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल है और मास
मास नंबर के भी प्रोपोर्शनल है, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो वॉल्यूम होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, मास नंबर के प्रोपोर्शनल होगा। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, मैं यहाँ से कह सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियाई, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियाई इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। क्या कह सकता हूँ मैं, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियाई इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। ओके, अब वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियाई कितना है अज्यूम कर रखा है हमने, v अज्यूम कर रखा है, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, a आ जाएगा। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, v क्या है, वॉल्यूम है। ओके, नाउ अब हम जानते हैं जैसे हमारे पास यहाँ v है, ये v किसके बराबर होता है हमारा, ये क्या है, अगर इसकी रेडियस r है तो v की जो क्या लिख सकता हूँ मैं, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, क्योंकि हमने एक ऐसा मान रखा है इसका शेप स्फेरिकल मान रखा है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, ये a आ जाएगा। और इसको हम इधर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा, ये r⁻³ इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से, सॉरी कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 3/4 पाई इंटू a आ जाएगा। ओके, नाउ यहाँ से हमारे पास रेडियस r इक्वल टू नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो यहाँ से r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 3/4 पाई की होल पावर 1/3 एंड a की होल पावर 1/3। एंड अगर हम प्रोपोर्शनल, अगर यहाँ से प्रोपोर्शनल साइड तो कुछ कांस्टेंट आएगा, और अज्यूम कर लिया ये यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, और ये वैल्यू, इतनी वैल्यू भी क्या है, कांस्टेंट है, ये सब मिलकर एक नया कांस्टेंट बनाएंगी जो क्या होगी, r0 के बराबर होगी, और यहाँ से क्या आ जाएगा, a की पावर 1/3 आ जाएगा। वह r0 क्या है, एक कांस्टेंट है, r0 इज सम कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है, वो वेरी करती है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर से 1.4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर के बीच में ये वैल्यू क्या करती है हमारी, वेरी करती है इन दोनों के बीच में, और ये क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि किस तरीके से हमारी जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई है वो मास नंबर के साथ क्या कर रही है, वेरी कर रही है। ओके, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस को ड्राइव कर सकते हैं, यहाँ पे किसी भी न्यूक्लियाई के लिए हम रेडियस क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो क्या हो गया हमारा रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई हो गया। नाउ अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो बात क्या है कि हमने यहाँ पर जो हमारा स्फीयर है, जो न्यूक्लियाई हो कैसा मान रखा है, हमने एक स्फेरिकल शेप का अज्यूम कर रखा है। नाउ अब ये तो रदरफोर्ड ने किया एक एक्सपेरिमेंट, कब, 1911 में, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हमारे पास नए नए इंस्ट्रूमेंट आते गए, और रदरफोर्ड और उनके कुछ साथियों ने इस पर और एक्सपेरिमेंट किए, और जहां हम ये अल्फा पार्टिकल को हम इस पर डाल रहे हैं, उन्होंने अल्फा पार्टिकल को न डालकर उसने इससे अच्छा पार्टिकल, यहाँ पे जो सूटेबल पार्टिकल था एक्सपेरिमेंट के लिए, वो था क्या, इलेक्ट्रॉन को इस पर डाला, और रदरफोर्ड की स्कैटरिंग थ्योरी का यूज करते हुए फिर से इस पर एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने कुछ चौंकाने और रिजल्ट हमारे सामने आए। उन्होंने पाया कि कुछ न्यूक्लियाई ऐसे होते हैं जिनके लिए ये शेप क्या नहीं होता है, स्फेरिकल नहीं होता है, स्फेरिकल से कुछ क्या होता है, डेविएट हो जाता है। क्या हो जाता है, न्यूक्लियाई के स्फेरिकल शेप से क्या हो जाता है, डेविएट हो जाता है। अब हमको ये पूछा जाएगा कि वो शेप क्या होते हैं। अगर उस शेप को हमने जानना है कि वो जो नए शेप होंगे इस न्यूक्लियाई के, उसके लिए हमको सबसे पहले जानना पड़ेगा इस न्यूक्लियाई का इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मूवमेंट। ठीक है, जो हम पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर में। जब हम इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मूवमेंट पढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम बता पाएंगे कि जो हमारे पास ये इस न्यूक्लियाई होता है उसका शेप एक तो क्या होता है, स्फेरिकल, तो वो होता ही होता है, साथ ही साथ उसके दो और शेप होते हैं, वो क्या होते हैं। तो आई होप आपको आज इतना समझ में आया होगा कि जो अगर हम इसका शेप अगर स्फेरिकल एज्यूम करें तो उसकी रेडियस कितनी होगी, इतनी होगी, और उसको कैलकुलेट करूँ तो कितना आएगा, वो फ्यू फेमटोमीटर की रेंज में आएगा। ये किसने बताया हमको, रदरफोर्ड ने बताया। ओके, आगे आने वाले चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मूवमेंट को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।